नमस्कार योद्धाओं, कैसे आप सब लोग। आशा आप सब लोग अच्छे होंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया है, उस निर्णय के बाद में राज्य के एक एकाधिकार पर चोट पहुंची है। वो एकाधिकार क्या था कि राज्य कभी भी आपकी संपत्ति को आपसे छीन सकता था। मतलब कि जो संपत्ति आपकी है, जिसका मालिकाना हक आपके पास है, राज्य के पास में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं संविधान में जिससे उनको अधिकार दे दिया गया था कि संपत्ति छीन लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक ऐसा निर्णय दिया है कि वो जो एकाधिकार है वो कमजोर हुआ है ना। तो ये जो एकाधिकार कहां से आया, संपत्ति मेरी, मैंने पैसे खर्चा किया, मैंने कमाया, मैंने संपत्ति बनाई, पर आप इसका अधिग्रहण कर लोगे, कैसे कर लोगे? ये चीज आई कहां से? तो बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि ये है कि जब 1947 में हमको फ्रीडम मिली तो हमको अपनी संपत्ति का अधिकार दे दिया गया। जब संपत्ति का अधिकार दिया गया तो हम इसके मालिक बन गए। पर जो राज था वो भी खुश हो गया। पर राज जैसे जैसे आगे बढ़ा, विकास कार्य करने लगा, तो उसको जमीन की आवश्यकता हुई। और जमीन कहाँ से आएगी? जमीन हमारे आपके पास थी। और हमने क्या किया, कुछ लोग ने कहा चलो ठीक है, रुपए दो, जमीन ले जाओ। लेकिन कई लोगों ने कहा नहीं, जमीन तो हमारा पुश्तों से चली आ रही है, हम जमीन कैसे देंगे साहब, है ना, तो जमीन तो नहीं दे पाएंगे। अब सरकार को रोड वहीं से निकालनी है, तो क्या होगा? सरकार ने आपकी जमीन लेने की कोशिश करी, आप कोर्ट चले गए। कोर्ट ने देखा अच्छा आर्टिकल नंबर 19 वहां पर था ना संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल नंबर 31 अनुच्छेद 31 वहां संपत्ति का मूल अधिकार था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ऐसा है कि हम आपको यानी राज्य को इन लोगों की संपत्ति लेने नहीं देंगे। अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार परेशान। राज्य सरकार मतलब होता है यहाँ पर राज्य यानी स्टेट, जो आर्टिकल नंबर 12 में बताया गया ना, केंद्र राज्य दोनों आते हैं। अब राज्य परेशान, तो राज्य ने क्या किया, तुरंत एक फर्स्ट अमेंडमेंट यानी कि पहला संशोधन पारित कर दिया। उसमें क्या हुआ, उसमें लिख दिया कि हम अब एक बनाने आ रहे हैं नई अनुसूची। पहले 8 थी ना, 9वीं जो 9th शेड्यूल है वो उसी से आई। उसमें क्या लिखा, उसमें बना दिया उन्होंने एक बक्सा। इस बक्से में क्या लिखा उन्होंने लिखा कि हम अगर कुछ भी बनाएंगे, हम कुछ भी अधिनियमित करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, अगर इस बक्से के अंदर डाल दिया, जैसे मान लो हमने ए बनाया और ए को हमने इसके अंदर फिट कर दिया, हमने बोला ए बना के डाल दिया। अब तुम सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट को वो ए दिखाई नहीं देगा। मतलब क्या हुआ कि अभी क्या था कि आपके पास आर्टिकल 19 था, हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हमने कहा कि हम एक नया एक्ट बनाए आ रहे हैं, ए नाम उसका। उस ए में लिखा कि हम जब चाहें आपकी संपत्ति ले लेंगे और आपको एक मनमाफिक या एक उचित मुआवजा दे देंगे। तो ठीक, बात तो अच्छी बात है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया और हमने उस एक्ट को डाल दिया इस बक्से के अंदर। अब फिर आप गुस्सा हो गए, आप फिर गए कोर्ट के पास, सर हमारी संपत्ति ले ली। तो कोर्ट ने कहा कि संपत्ति ली, पर किससे ली? वो हथियार क्या इनके पास? बोले सर एक्ट बनाया उन्होंने। अच्छा एक्ट बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट का एक्ट कहाँ है? तू कह सर एक्ट का नाम ये, तो सुप्रीम कोर्ट का सर वो एक्ट हमें दिख ही नहीं रहा है। तो वो सर दिखिए नहीं, क्यों? क्योंकि वो 9 शेड्यूल में, और 9 शेड्यूल में जो कुछ भी चला गया एक्ट, वो कभी भी उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है हमारे कोर्ट के पास में, वो यहाँ खत्म हो जाता है। हालांकि हमेशा नहीं रहा, बाद में अभी 2007 में केस आया था, उससे वो चीज समाप्त हो गई। आईआर का आईलो केस था, उससे समाप्त हो गया। पर हम बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा जो संपत्ति का अधिकार था केंद्र सरकार ने इनडायरेक्टली छीन लिया। उसके लिए आधार क्या बनाए? हालांकि आर्टिकल 31 था, 19 भी चाबी अधिकार था हमारे पास में, लेकिन आधार क्या बनाया? आधार बनाया फर्स्ट अमेंडमेंट को। फिर समय आगे बढ़ा, 1978 आया। ये जो सन याद रखिएगा, 1978 बहुत 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 महत्वपूर्ण है हमारे संविधान में। और इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ 44, ठीक है, 44th अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें जो आपकी संपत्ति का अधिकार था 19(1)(4) में और 31 को इन्होंने डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो बचा कुचा आपके पास आधार था वो भी छिन गया। अब आप कोर्ट जा ही सकते हो। अच्छा, खत्म नहीं किया इसको, इन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने प्रतिस्थापित किया। कहां किया? वो प्रतिस्थापित किया इन्होंने आर्टिकल नंबर 300A में, 300 का में। यहां था, यहां मूल अधिकार के अंदर था, आपकी हस्ताक्षर थी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में उसको एग्जीक्यूट कराने की गारंटी थी, भैया करना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट कराता। लेकिन अब कहां चला गया? अब चला गया 300A में। अब ये मात्र एक संवैधानिक अधिकार बचा था कि अब सरकार लेगी, मुआवजा देगी, हो जाएगा। तो ये चीज, एक तो ये अधिकार, यानी यहां आपका संपत्ति का अधिकार एकदम शिथिल हो गया, कमजोर हो गया। एक तो ये पॉइंट हो गया, ये कोर्ट ने किया।
ये सॉरी ये तो सरकार ने किया, कोर्ट ने भी किया। कोर्ट ने क्या किया, एक केस आया, रंगनाथ रेड्डी का केस आया, रंगनाथ रेड्डी का केस आया और 1977 में इसका डिसीजन आया था। 1978 में इसका से बोलते हैं साइटेशन दिया गया। जो अगर सन बोला जाएगा क्या सन इसका, तो 1978 रहेगा। 1978 में इसमें कौन कौन जज थे, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन थे इसमें? थे जस्टिस कृष्ण अय्यर, जस्टिस कृष्ण अय्यर। और कौन थे? वाई वी चंद्रचूड़, जो हमारे अभी सीजीआई हैं ना, चंद्रचूड़ जी, इनके पिताजी। कौन कौन थे? इन सब ने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया कि सरकार लोकहित में यानी व्यापक हित में, सार्वजनिक हित में आपकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। आधार क्या बनाया? ऐसे तो नहीं जो बोल दो हो जाएगा। आधार क्या बनाया? आधार बनाया आर्टिकल नंबर 39B का। क्या लिखा है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा होगा कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन यानी कि उपाय हो सके। यानी क्या चीज है? समुदाय के भौतिक क्या होता है? जो हम देख पाते हैं। जैसे जमीन है, हमारी जमीन नहीं लोग दिखाते हैं, नाना दिखाते हैं, वो यहां से वहां देखो सारी जमीन हमारी, वो भौतिक चीजें। हमारे पास कार है, घोड़ा है, गाड़ी, वो सब भौतिक चीजें। उसका स्वामित्व और नियंत्रण कैसा होगा? ऐसा होगा कि सबको मिले। इस आधार को लेकर जस्टिस कृष्ण अय्यर ने और वाई वी चंद्रचूड़ ने एक ऐसा निर्णय दिया जिसमें संपत्ति का अधिकार बहुत कमजोर हो गया। आगे दो और निर्णय हुए। संजीव कोक इंडस्ट्रीज का मामला था और बाद में वो 1997 का शायद मामला था, है ना। और फिर बाद में एक निर्णय और आया, 1983 का मामला था। फिर 1987 में मफतलाल का मामला आया। इन तीनों निर्णय में ये कंफर्म कर दिया गया कि आप हमारे पास जो संपत्ति है, अगर बड़ा हित होगा तो आपके लिए जो छोटा हित है वो छीन सकती है। तो कल जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत शिथिल कर दिया है। क्या कहा है वाई वी चंद्रचूड़ ने? अच्छा, इसमें जो निर्णय आया है वो 9 न्यायाधीश की है खंडपीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ है। आपको पता होगा अगर किसी बेंच में 5 या 5 से अधिक जज बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक पीठ। और ये जो इससे पहले की पीठ यानी कि जो सब लोग बैठे ना, उसको पीठ बोलते हैं, बेंच। इससे पहले के जितने भी जज होंगे ना, जो भी निर्णय होंगे, सब पर ओवरराइड करेगा जब तक कि इससे बड़ा वाला मामला ना आ जाए। मान लो अभी कल निर्णय आया, कितने ने? 9 लोग बैठे, उसमें 9 लोग बैठे। अगर इस निर्णय को ओवर रूल करना होगा, पलटना होगा, तो क्या होगा? कम से कम 10 जज बैठे दोबारा, तब हो पाएगा। नहीं तो ये जब तक 9 जज बैठेंगे, और इतने जज बहुत कम बैठते हैं, है ना। आपको पता होगा 1973 में 24 अप्रैल 1973 में केशवन भारती का निर्णय आया था। कितने जज थे उसमें? 13 जज थे। 13 दोबारा आज तक नहीं हुए। 13, 11 तो हुआ है, 9 कई बार हुआ है, लेकिन 13 को क्रॉस नहीं कर पाया। इसलिए केशवन भारती का निर्णय क्या है? एक मील का पत्थर है जिसे अभी कभी क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। खैर, आते हैं मुद्दे पर वापस। मुद्दा यह था, हमने आपसे कहा कि जो निर्णय आया था उसमें 7-2 से निर्णय लिया गया। इसमें 2 जज हैं, एक है जस्टिस BV नागरत्ना मैम, ठीक है, दूसरे हैं सुधांशु धूलिया। इन दोनों ने असहमति, डिसेंटिंग ऑर्डर दिया है। असहमति क्या होता है? इसे बोलते हैं विसम्मति इसकी भाषा में। उसमें क्या बताया गया? बताया गया कि हाँ, हमसे सहमत नहीं, क्योंकि वाई चंद्रचूड़ ने जब निर्णय दिया कल, उसमें कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है। टिप्पणी है कि जैसे कि जस्टिस कृष्ण अय्यर ने जो सिद्धांत दिया था वो डिससर्विस वर्ड बोल दिया। डिससर्विस मतलब क्या होता है? कि जो कुछ कहा वो चीज सही नहीं है। जबकि जस्टिस कृष्ण अय्यर को महान न्यायाधीशों में गिना जाता है ना, महान मानवतावादी न्यायाधीशों में गिना जाता है। तो ऐसा कहना शायद उचित नहीं था, इसीलिए इन मैम ने इनसे थोड़ी सी असहमति दर्शाई। उन्होंने कहा कि जब वो निर्णय लिया गया था, 1978 की बात थी। 78 में जो परिस्थितियां अलग थी। जो भी आज हम लोग बात करते हैं कि राज्य का नियंत्रण कमजोर हो, ड्राइविंग फोर्स कम हो, ये कब की बात है? पोस्ट 1991, 1991 की बात है, जब LPG आ गया। तब तो LPG नहीं था, तब सरकार के पास मजबूरी थी, सरकार को जमीन चाहिए थी। तो उस समय निर्णय एकदम कदाचित उचित था, प्रासंगिक था, आवश्यक था। अब ऐसा जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें निर्णय बदल गया है। तो निर्णय क्या आया? इन दोनों ने असहमति दर्शाई है। इन्होंने आंशिक, इन्होंने पूर्ण असहमति दर्शाई है। असहमति है कि भैया राज्य के पास अभी भी चूंकि विकास कार्य कर रहे हैं, मेट्रो बननी है, मेट्रो निकलनी है आपके शहर से, आप करो नहीं भैया अपना मकान, तुम्हारा जमीन तो रहेगी, उसमें उगे कुछ नहीं है खेत में, लेकिन हम मकान खेत नहीं देने वाले। तो सरकार क्या करेगी? मेट्रो कहां से निकालेगी? इतना
रोड कंजेस्टेड हो गई हैं, लोगों को जाना आना है, ठीक है, टाइम कम है, मेट्रो होगी तो तुरंत चले जाएंगे आप, पर मेट्रो नहीं बन पा रही, क्यों? केवल आपके कारण से। तो अब वो निर्णय क्या था? वो निर्णय राज्य के पास होना चाहिए था। पर एक तरह से देखा जाए कुछ ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही थी कि अगर राज्य के पास भूमि का स्वामित्व चला जाए तो शायद आने वाले समय में जो हम लोगों का जो एक तरह से देखा जाए व्यक्तिगत अधिकार था वो कमजोर होने वाला था। इसलिए सरकार ने ये निर्णय, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये पलट दिया है। और ऐसा कहा है क्या? ऐसा उन्होंने 39B की थोड़ी सी व्याख्या करी है। व्याख्या में बताना चाहूंगा, जैसे क्या बोला उन्होंने कहा कि समुदाय के भौतिक, जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने क्या बोला कि इसमें क्या लिखा है? समुदाय के भौतिक संसाधन। तो उन्होंने कहा भैया क्या दो चीजें, संसाधन यानी कि हमारे आपके पास जो चीजें हैं, मान लो हमारे आप देखते हो चुनाव हो रहा है, चुनाव में क्या है कि भैया हमारी बस है, हमारे पास 4-5 बस है, सरकार ने बोला नहीं नहीं बस तो हमें चाहिए भाई, ठीक है, हमें बस में सब भेजें, बस चाहिए। हम ना चाह तो अभी हम बस क्या होता, बारात का सीजन है, हम कहीं भेजते, हमारे पास पैसे आते, आपने बोला नहीं कुछ 1000 रुपए देंगे, अब बस वहीं ले गए। तो बस हमने खरीदी, पर उसका यूज आप करने वाले हो, सरकार करने वाली है ना। तो इन्होंने बोला क्या कि इस जो संसाधन वर्ड है इसमें क्या क्या चीज शामिल होंगी? तो इन्होंने बोला संसाधन कौन से होने चाहिए? भौतिक होने चाहिए और समुदाय का होना चाहिए। तो इन्होंने कहा चंद्रचूड़ जी ने कि समुदाय का मतलब क्या होता है? क्या हमारी आपकी, शुक्ला जी की, मिश्रा जी की, इन सब की संपत्ति, या फिर व्यापक कोई संपत्ति हो, सरकारी संपत्ति? तो इन्होंने यहां स्पष्ट किया कि ना तो यहां हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ना राज्य की बात कर रहे हैं। ये इसको हम समय समय पर डिफाइन करेंगे, कुछ पैरामीटर बना दे रहे हैं, कुछ पैरामीटर बना दे रहे हैं। इस पैरामीटर के आधार, पैरामीटर मतलब कि पैमाना है ना, आधार, ग्राउंड्स, जिसके आधार पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार की आपकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, अन्यथा नहीं करेगी, है ना। वो आधार क्या है? देखिए, आधार है कि संसाधन जो सरकार चाह रही है उसकी प्रकृति क्या है। जैसे मान लो चुनाव होना है, ठीक है, चुनाव होना है तो सरकार को बस चाहिए चाहिए भाई, इतने व्यापक रूप से पूरे बड़े स्तर पर चुनाव होना है तो इतने इतने कहाँ का व्हीकल बनाएंगे क्या कि चुनाव के लिए व्हीकल बस बनाई जाएगी? तो आपकी व्हीकल ले ली, तो प्रकृति। दूसरा वहां पर क्या है, इसकी विशेषताएं। हम विशेषताएं देखेंगे, जैसे मान लो कहीं पर कोई एक मेले का आयोजन हो रहा है, मेले का आयोजन हो रहा है तो सरकार चाह रही है कि यहाँ पर मेला लगाया जाए और यहाँ पर एक क्राउडिंग इफेक्ट, क्राउडिंग लाया जाए, क्राउड लेके आया जाए। क्राउड कैसे आएगा? जब वहां से बड़ा अच्छा अच्छा होगा। तो आपके पास तालाब था, सरकार ने कहा कि इसमें हम फाउंटेन बनाए थे तो लोग बड़े खुश हो जाएंगे ना। आप कहीं तालाब में देंगे, पर सरकार कह रही नहीं, देखिए इसकी आवश्यकता है, प्रकृति ऐसी है तो आप दे दीजिए। तो अब यहाँ पर वो आप यदि कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट कहेगा नहीं, सरकार की बात जायज लग रही है। अगर मान लो कोई आवश्यकता नहीं, कोई मेला नहीं, कुछ नहीं, सरकार के तालाब दे दो, तो कोर्ट मना कर देगा। तो क्या दिखा रहेगा? संसाधन की विशेषताएं। तीसरा क्या? तीसरा समुदाय की भलाई पर संसाधन का प्रभाव, कि कितना भलाई हो पा रही है। जैसे अभी आपको जो एग्जांपल दिया, मेले की एग्जांपल दिया, मेला मतलब क्या है? ये घूमना फिरना नहीं है। मेला मतलब है कि बहुत सारे लोगों की आजीविका आती उससे, है ना। जो भी वहां पर ठेले पे लगाते हैं, झूला लगाते हैं, है ना, बहुत सारे सामान लोग खरीदते हैं, तो पूरा एक दिखा जाए इकोनॉमिक्स वहां पर। तो एक बड़े स्तर की बात की जा रही है। तीसरा चौथा क्या? संसाधन की कमी, और कहीं ऐसा ना हो सरकार कुछ अधिग्रहण ऐसा कर ले जिससे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े जिनके पास पैसा है, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, पता नहीं मेट्रो अभी उस गांव से निकल तो नहीं रही है, बस का अधिग्रहण अभी लोग आराम से बेच देंगे, 100 रुपए में बेच देंगे, ले लो। और जब आज से 10 साल बाद मेट्रो निकलेगी, ये संपत्ति करोड़ों की होगी। तो ऐसा तो नहीं जो सरकार जो आपकी संसाधन का अधिग्रहण करने जा रही है वो किसी प्राइवेट प्लेयर के लाभ के लिए है। तो ये कुछ मानक हैं। सर ने कहा कि अगर ये मानक पूरे हो जाते हैं, ये पैरामीटर पूरे होते हैं, तो ठीक है, सरकार अधिग्रहण कर सकती है। अर्थात अधिग्रहण अभी भी कर सकती है, लेकिन अब ये मानक पूरे करने होंगे मैंडेटरी रूप से, आज्ञापक रूप से, आवश्यक रूप से। ठीक है, बात समझ आ रही हो आपको? अब नेक्स्ट बात करते हैं, इससे प्रभाव क्या होगा? क्या कुछ बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा। बदलाव होगा सरकार पर। जो सरकार का जो मनमानापन था, है ना, आपने सुना होगा वो जो टप्पा वाला अलीगढ़ के पास हुआ था, सिंगूर में हुआ था, नंदीग्राम में हुआ था। तो जो सरकार का जो मनमानापन है उस पर अंकुश लगेगा, है ना। सरकार की जो जवाबदेही है, संपत्ति मेरी है तो हम जवाब दे पाए, बता पाए भैया कि क्यों ले रहे हो संपत्ति हमारी, है ना, हमारी दादा की पुश्तों की जमीन है, आप ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? तो वो जवाबदेही वाली बात है। स्पष्ट लाभ होगा। ठीक है, सरकार का जो
जो लाभ बताना पड़ेगा। पहले क्या था, हम जैसे भी आपको हमने एग्जांपल दिया कि मेट्रो 20 साल बाद निकलनी है, अभी संपत्ति का अधिग्रहण कर लो, तो बोलो ना 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 ना, बताओ क्या लाभ होने जा रहा है, अभी क्या लाभ होने जा रहा है। संपत्ति ले रहे हो, मेट्रो निकलेगी, कब तक निकलेगी, इसका डीपीआर क्या है ना, डीपीआर होता है डिटेल प्रोजेक्शन रिपोर्ट, इसका डीपीआर क्या है, सब बताओ वहां सारी चीजें। अब आकलन कठोर होगा, मनमाना पर नहीं होगा कि हाँ मेरा हिसाब बना के दे दिया, कोई ना कोई कमेटी इसकी जांच करेगी, ठीक है। और इसके लिए अच्छा ये पॉइंट 2 है, इसलिए लिखे कि अभी सरकार संपत्ति का अधिग्रहण किससे कर रही है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 से कर रही है ना, इससे कर रही है। तो इसमें जो भी अनियमितताएं हैं, जो भी फ्लॉज हैं, जो भी कमियां हैं, लैकुनाज हैं, उसको अब वहां पर जांचना पड़ेगा और इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है राष्ट्रीयकरण। इसका मतलब क्या है कि जो सरकार के पास अभी था ना हथियार कि हम किसी का भी राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, वो जो हथियार है वो शिथिल हो गया है, उसको चोट पहुंची है ना, वो कमजोर हो गया है। अगर बात करें हमें आपको जो इंडिविजुअल हैं उनको क्या फायदा हुआ है, तो अब क्या है कि अब यदि कोई जमीन का किसी भी चल अचल संपत्ति का सरकार अधिग्रहण करेगी तो उसके लिए उनको बहुत पारदर्शी न्यायपूर्ण प्रक्रिया बनानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, सब कुछ पता होगा। जैसे नहीं आरटीआई में होता है, हमें पता है कि आप अधिकार क्या दे रहे हो, कैसे क्या चीज, सब कुछ पता है, तो वो आपको यहां बताना पड़ेगा। व्यापक विमर्श होगा, विमर्श अभी भी होता है, कभी कोई एक्ट बनता है तो राय ली आती है, लेकिन वो राय के लिए अखबार में आता है कि भैया अपनी राय भेजो। कुछ चुनिंदा लोग जो होते हैं बहुत बौद्धिक स्तर के, वो भेजते हैं, बाकी हम लोगों को पता भी नहीं लगता कॉमन पर्सन को। अब व्यापक विमर्श होगा बड़े स्तर पर, और जो पहले बताया इसका आकलन कठोर होने वाला है ना। तो एक तरह से देखा जाए अब एक्चुअल में आपको संपत्ति का अधिकार फिर से मिल गया है। और इसका एक और प्रभाव है, आपको पता होगा इस चुनाव से पहले, इस बार के आम चुनाव से पहले एक प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव था कि कोई सरकार यदि बनेगी तो वो सारी संपत्ति का अधिग्रहण करेगी और फिर उसका समान बंटवारा करेगी, है ना, ऐसा कहा गया था। उसको चोट पहुंच गई है, उसको अब रोक दिया गया कि अब सरकार ऐसा नहीं कर सकती है ना। तो आप कह सकते हैं कि हम लोगों की जो संपत्ति का अधिकार है, जो आर्टिकल नंबर 39B डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स के माध्यम से कमजोर किया गया था, उसको फिर से थोड़ा सा और न्याय संगत बनाया गया है, ठीक है। ये था आज की क्लास में। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें बताएं, हम इसका उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर।